हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। आज मैं आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आपके सामने लेकर आया हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी केमिस्ट्री सीखने की शुरुआत करता है तो वो इसी चैप्टर से करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसी चैप्टर से आपके बनते चले जाते हैं। और 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो भी बच्चे आपके जेईई मेंस और नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलिए हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे टॉपिक भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? तो अगर हम बोलें कि अगर कोई दो एटम है उनको हम फ्री छोड़ दें तो ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स जो उन दोनों एटम को होल्ड करके रखे, बांध के रखे, तो वो अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या होगा? केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इतना आगे समझ में कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब वो एज अ कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है कि जो आपका केमिकल बॉन्ड होता है वो आपका क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो चलिए अब क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड भी इसीलिए बनता है कि क्योंकि एटम चाहते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाए। तो उस स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? जो एटम होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत भाई। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। हाउ मैनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए? तो फटाफट से आपका आंसर आता है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं मिनिमम इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। पर नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन जाता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो PCl5 मॉलिक्यूल है जिसमें ये देखा गया कि फॉस्फोरस क्या है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? Cl में होते हैं आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Cl को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो Cl को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 7 उसमें पहले से हैं। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो स्टेबल होना चाहता है उसे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सब Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो कहाँ से लेंगे? फॉस्फोरस के से 1 इलेक्ट्रॉन सारे Cl ले लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब भाई फास्फोरस की बारी। फास्फोरस को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? क्योंकि 5 उसमें पहले से हैं, तो कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, जिससे क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इसे 3 और चाहिए, तो फास्फोरस क्या करेगा? किसी भी 3 Cl से क्या करेगा क्या ये करेगा कि इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये फास्फोरस के साथ 3 Cl कनेक्टेड हैं, जो क्या इक्वल शेयरिंग कर रहा है। फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ले भी रहा है, इक्वल शेयरिंग कर रहा है। लेकिन जो ये 2 Cl थे इन्होंने फास्फोरस से सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया, फास्फोरस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, सिर्फ इन दोनों Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि फास्फोरस तो स्टेबल हो गया तो उसे जरूरत नहीं और इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है किसकी वजह से? 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसा इसलिए हुआ, ये देखा गया कि PCl5 को जैसे ही हम हीट करते हैं, PCl5 मॉलिक्यूल को जैसे ही हम हीट करते हैं, हल्का सा हीट करने पर आपका क्या हो जाता है? 2 Cl के एटम आपके अलग हो जाते हैं। 2 Cl के एटम आपके क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो 2 Cl के एटम थे वो वीकली बॉन्डेड थे। किससे? PCl फास्फोरस से। तो 2 Cl के एटम वीकली बॉन्डेड थे फास्फोरस से, इसीलिए क्या हो गया? 2 Cl के एटम अलग हो गए। अब ऐसा बोल रहे होंगे आप लोग कि 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डेड थे, तो इसका मतलब वीक क्यों हुआ बॉन्ड हो? तो वीक इसलिए हुआ वो बॉन्ड क्योंकि जब बॉन्ड बनता है हमारे पास, बॉन्ड कैसे बनता है? अगर 2 एटम है हमारे पास, ठीक है, तो अगर एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, इस एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, जिसके चक्कर में इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और हमारा बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। इसी वजह से हमारा 2 Cl के एटम अलग हो जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन सकता है। तो इस थ्योरी के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होना चाहिए एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए।
अब फटाफट से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आपका जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो क्या होता है, स्पेरिकल इन शेप, बिल्कुल गोला जैसा होता है। और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल इन शेप, डम्बल टाइप का डम्बल शेप होता है पी ऑर्बिटल का। तो जो ये शेप थे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के, वो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये शेप हमारे पास आए थे, ठीक है। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन प्रूव्ड हुई थी वो किसके लिए हुई थी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। किसके लिए हुई थी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन प्रूव्ड थी। और उसी की वजह से हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल के शेप निकले। तो हमने ये माना, केमिस्ट्री में ये माना जाता है कि जितने भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन हो गया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनमें जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का शेप होगा वो ऐसा हो सकता है। तो ये सारा क्या एक एजम्पशन है कि एस और पी ऑर्बिटल का शेप पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डी ऑर्बिटल का शेप ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या करा गया, एज्यूम करा गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए भाई, तो अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्डिंग होती है किस ऑर्बिटल में अच्छी बॉन्डिंग होती है, सबसे अच्छी बॉन्डिंग किस ऑर्बिटल में होती है। तो उसको पढ़ने के लिए हमने क्या करा, ऑर्बिटल को क्लासिफिकेशन किया दो बेसिस पे। तो ये क्लासिफाइड होता है ऑर्बिटल दो बेसिस पे, एक तो होता है डिफ्यूजन के बेस में और एक होता है डायरेक्शन के बेस में, ठीक है। तो आपके जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल मतलब जैसे पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, हमारा डम्बल शेप होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे होते हैं, इसके कॉर्नर पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, चारों तरफ नहीं फैली हुई। तो जो पी ऑर्बिटल होता है और डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है हमारे पास, डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत। अब नॉन डायरेक्शनल कौन होता है, एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। अब क्यों होता है नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्पेरिकल इन शेप होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, चारों तरफ होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ इक्वल अमाउंट में फैले रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो है नहीं, तो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब लेस डिफ्यूज का मतलब क्या हो, डिफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज, मतलब बहुत बड़ा साइज़ का हो गया। लेस डिफ्यूज मतलब छोटा साइज़, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो लेस डिफ्यूज कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ही कम डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। और जो मोर डिफ्यूज होते हैं वो कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं। एफ ऑर्बिटल तो इतना डिफ्यूज होता है कि इसका अब तक साइज क्लियरिफाइड ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे इतना समझ में, तो जब इतना समझ में आ गया तो सबसे फटाफट बता दो बॉन्डिंग के लिए सबसे अच्छा ऑर्बिटल कौन सा होगा, कौन सा होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन देखते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, जब दो एटम के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिससे हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारा क्या होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर नॉन डायरेक्शनल होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ फैले होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो नहीं पाएगी एक ही जगह में, तो वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले डायरेक्शनल होना चाहिए हमारे पास क्या, ऑर्बिटल, जिससे हमारा बॉन्ड अच्छा बने। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस डिफ्यूज होना चाहिए। हो बहुत बड़ा साइज में है तो बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो छोटा छोटा अगर साइज में छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास वहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो हमारा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पी ऑर्बिटल है वो लेस डिफ्यूज भी है और डायरेक्शनल भी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो पी ऑर्बिटल है हमारा वो बहुत अच्छा होता है बॉन्डिंग के लिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो हमारा सबसे अच्छा ऑर्बिटल कौन सा होता है, पी ऑर्बिटल सबसे अच्छा होता है बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद होता है एस ऑर्बिटल और उसके बाद होता है डी ऑर्बिटल। तो ये हमेशा ध्यान रखना। और एफ ऑर्बिटल सबसे कम होता है क्या, बॉन्डिंग के लिए। अच्छा, तो इतनी बात आ गई आपको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया भाई। तो चलिए आपको पता लग गया होगा पी ऑर्बिटल सबसे अच्छा आपका क्या है, बॉन्डिंग के लिए। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपका एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले टॉपिक से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि वाई PCl5 एग्जिस्ट वाइल PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन क्लोरीन के साथ मिलकर वो 5 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ मिलकर 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है। तो इसका जो आंसर होता है, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इनका जो आंसर होता है वो आप किसके बेस पे देते हो, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बेस पे देते हो। तो चलिए पढ़ते हैं।
बहुत अच्छे से समझ के, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारे पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड आइटम है, मतलब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गर्म आइटम है हमारा, अभी अभी बना, बिल्कुल गर्मा गर्म, ठीक है। माना हमने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, ये बिल्कुल अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना है, कुछ नहीं हुआ इस पर, अभी सिर्फ बना ही है, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे होते हैं, 2s और 2p में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो माना इसका न्यूक्लियस है, 2s ऑर्बिटल हमारा यहाँ तक फैला हुआ है और 2p ऑर्बिटल हमारा यहाँ तक फैला हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे समझ में, माना 2s ऑर्बिटल हमारा यहाँ तक फैला हुआ है और 2p ऑर्बिटल हमारा यहाँ तक फैला हुआ है। तो जैसे ही एटम बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन एटम, तो क्या न्यूक्लियस क्या करेगा, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट। तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो ये न्यूक्लियस है वो 2s को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 2p को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या कि जो जितना ज़्यादा नज़दीक है वो उतना ज़्यादा क्लोज आएगा, और जो जितना दूर है उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लग पाएगी अट्रैक्शन की। तो जो जितना ज़्यादा नज़दीक है हमारा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी अट्रैक्शन की, क्योंकि वो नज़दीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा अंदर आ जाएगा। p ऑर्बिटल जो हमारा वो ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा। तो 2s नज़दीक है तो ये आ गया हमारा ज़्यादा अंदर, आ गया भाई, आ गया ज़्यादा अंदर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इस पर ज़्यादा लगी क्योंकि नज़दीक था। और 2p ऑर्बिटल थोड़ा दूर है तो इस पर थोड़ा सा ही अंदर आ पाएगा, क्योंकि इस पर जितनी भी ताकत थी वो किस पे लगा देगा, 2s ऑर्बिटल को अंदर खींचने में लगा देगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इस पर। तो इससे हुआ क्या कि पहले जो एनर्जी गैप था 2s और 2p ऑर्बिटल के बीच, और अब जो एनर्जी गैप है, तो अब एनर्जी गैप क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, क्योंकि 2s ऑर्बिटल हमारा ज़्यादा अंदर आ गया। तो इसके वजह से हमारा जो एनर्जी गैप है वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया भाई। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं है दिक्कत। तो अब हमने क्या करा, थर्ड कंडीशन में माना हमने नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन एटम अटैच कर दिया, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर दिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़िया। मतलब इस पर अब अट्रैक्शन करने की पावर और ज़्यादा बढ़ गई, अब इस पर ताकत फिर से, एनर्जी फिर से आ गई, तो ये अब और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है भाई, ठीक है। इतना आगे समझ में, तो अब वो 2s और 2p ऑर्बिटल को और ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। पर होगा क्या यहाँ पे, जो ये आपका न्यूक्लियस है इसके जस्ट बगल में 1s ऑर्बिटल भी तो होता है नाइट्रोजन का, और इसके बाद 2s ऑर्बिटल होता है। तो 2s ऑर्बिटल जितना अंदर आना था उतना अंदर आ गया, अब इससे ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है। वो बोलेगा अबे भाई कितना अंदर आएगा, मैं भी तो हूँ। तो वो क्या करेगा, 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल को रिपल करने लग जाएगा, ज़्यादा अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि वहाँ पे 1s ऑर्बिटल की जगह है। आगे समझ में, तो 1s ऑर्बिटल अब 2s ऑर्बिटल को रिपल करेगा। पर इस पर तो ताकत है, इसने तो अट्रैक्ट करना है, तो अभी किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा, 2p ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करेगा। तो वह 2s ऑर्बिटल हल्का सा अंदर आ जाएगा और 2p ऑर्बिटल को अभी अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा फोर्स से, तो 2p ऑर्बिटल आपका और ज़्यादा अंदर आ जाएगा। तो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने के बाद क्या हुआ, इस पे इसके न्यूक्लियस पे हमारी क्या हुई, पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई, और इसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से 2p ऑर्बिटल हमारा और ज़्यादा अंदर आ गया, और इसके वजह से जो हमारा एनर्जी गैप था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आ गया तरह समझ में। तो इसको बोलते हैं हम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच, वैलेंस सेल के ऑर्बिटलों के बीच, वो क्या होता है, कम हो जाता है। इतना आ गई भाई बात समझ। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की, तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जैसे फास्फोरस एटम है और ये हमने कार्बन एटम है, तो फास्फोरस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे होते हैं, 3s2 और 3p3 पे होते हैं, और आपका 3d क्या रहता है, खाली रहता है, 0 इलेक्ट्रॉन है अभी इस पे, ठीक है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे रहते हैं, 2s2 और 2p2 में रहते हैं। कोई दिक्कत है भाई, नहीं है दिक्कत। तो फटाफट बना दो 2s2, ये बना दिया हमने 2p2 भाई, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। ये हमने इसका बना दिया 3s2, ये बना दिया आपका 3p3, और ये बना दिया आपका 3d0, लो भाई बन गया, वेरी गुड, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो अब क्या हो गया, अब हमने कार्बन के मॉलिक्यूल को, कार्बन के एटम को अगर एक्साइट कराना है, क्या कराना है, एक्साइट कराना है, तो एक्साइट कराने के लिए क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, s के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ कूद मारनी पड़ेगी, कहाँ, p ऑर्बिटल में कूद मारनी पड़ेगी, तभी हमारा कार्बन का मॉलिक्यूल क्या होगा, एटम क्या होगा, एक्साइट होगा। आगे इतना समझ में। तो यहाँ पे s और p ऑर्बिटल के बीच इतना ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ कूद ना मार पाए, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से यहाँ कूद मार सकता है क्योंकि एनर्जी गैप इतना ज़्यादा भी नहीं है भाई, तो ये यहाँ से यहाँ कूद मार सकता है और आपका ये एटम एक्साइट हो सकता है। और इस वजह से कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो हाइड्रोजन के साथ बनाए, क्लोरीन के साथ बनाए, कोई मैटर नहीं करे, कोई कंडीशन यहाँ पे
नहीं होगी तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेकिन फॉस्फोरस के लिए अब हमें फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल अगर एक्साइड कराना है तो एक्साइड कराने के लिए यहाँ से s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद करना पड़ेगा, यहाँ से इसे कूद मारनी पड़ेगी d ऑर्बिटल में। तो s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में कूद मारनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये यहाँ से यहाँ कूद नहीं मार पाता है भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कूद जब नहीं मार पाता है तो हमने फॉस्फोरस के 5 मैक्सिमम वैलेंसी दिखानी है, 5 वैलेंसी दिखानी है। तो इसके लिए हमें इसको एक्साइड कराना पड़ेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है जिससे एक्साइड हो पाए? तो इसका ये सॉल्यूशन है कि फॉस्फोरस के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दो। अब वो Cl हो, F हो, कोई फॉस्फोरस से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि उसके वैलेंस ऑर्बिटल है उनमें क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा और जो पहले एनर्जी गैप था अब वो एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा और जिससे s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हमारा d ऑर्बिटल में कूद मार सकता है, एक्साइट हो सकता है। तो अब ये एक्साइट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल एटम एक्साइट हो गया और अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड कब बना रहा है 5 बॉन्ड? जब इस पर हम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर रहे हैं। तो इसी का रीज़न है कि फॉस्फोरस Cl के साथ 5 बॉन्ड तो बना सकता है, F के साथ 5 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन H के साथ 5 बॉन्ड नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि H है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और यहाँ पे एनर्जी गैप डिक्रीज होगा नहीं, तो इस वजह से 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, मुझे लगता है आपको एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बेस पे कुछ ये एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल है, आप बताओ इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जितने भी हैं हमारे पास, यहाँ पे साइड एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन 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 क्लोरीन फ्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा और ये जितने भी मॉलिक्यूल है हमारे पास हाई वैलेंसी शो कर पाएंगे और इसके वजह से क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल एक्साइड हो पाएगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा और हमारा ये एग्जिस्ट हो पाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे जितने भी हमारे पास साइड एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होने की वजह से चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी नहीं दिखा पाएंगे और नहीं दिखा पाएंगे तो एक्साइड नहीं हो पाएंगे और एक्साइड नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जितने भी इसके बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं, आपको मैं 3-4 टॉपिक डिस्कस करने के बाद जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो PS3 है और NS3 है, जो PS3 में इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, NS3 में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ऐसा क्यों हुआ भाई? यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बन पाई, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले लेक्चर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के बेस में वो सारे सॉल्व करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी इंस्टाग्राम ID लेट्स कैम विद MDA मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आप डाउट पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जितनी भी नई वीडियो आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ।